अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि आखिरकार इन्होंने यही करना है जो अभी किया है। विषय की गंभीरता को समझते हुए और नियमों का पालन करते हुए आपने एक व्यवस्था दी कि अगर विपक्ष में सही मायने में गंभीर है, कुछ विषयों को लेकर के चर्चा करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। और जहां तक प्रस्ताव 278 के अंतर्गत यहां इस माननीय सदन में जो लाने का विषय था, उसमें भी आपने देखा कि जब संख्या बल के हिसाब से जो एक रिक्वायर्ड एक नंबर चाहिए था उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए, वो नंबर वहां पर उनके पास उपलब्ध था, इसलिए आपने कहा कि नियमों के अनुसार चलेंगे। आपने प्रस्ताव स्वीकार किया और चर्चा के लिए यहां इस माननीय सदन को आदेश दिया और हमने भी इस बात को बहुत सहजता से और सरलता से स्वीकार किया कि नियमों के अंतर्गत जो प्रावधान है उस प्रावधान का हम भी सम्मान करते हैं और सम्मान करने के साथ साथ जो भी बात उन्होंने कहनी है, अपनी बात कहने का अधिकार है, कहे और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विचित्र लगता है तब जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने प्रस्ताव लाया। आमतौर पर यह प्रस्ताव जो है वो सहजता और सरलता से नहीं आता है। इस प्रस्ताव में उनकी ओर से जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो शून्य थी, मैं कह सकता हूं वो सिफर थी, शून्य थी बिल्कुल भी। और आज लंच के समय जब हम लोगों को साथ मिलते हुए, मीडिया के साथी मिले, दूसरे साथी भी मिले, इनके साथी मिले, वो पश्चाताप कर रहे थे, हमने अपनी ही फजीयत कर डाली। क्योंकि जिस तरह की गंभीरता इस सारे विषय को लेकर के होनी चाहिए थी, हमारा कोई भी सदस्य उन सारे विषयों को ना रख पा रहा है, ना उन विषयों पर गंभीरता बन पा रही है और ना ही वह तथ्य पर बोल पा रहे हैं। ये कांग्रेस के ही नेता ही मुझे बोले, भले ही वो कान के पीछे बोले, थोड़ा धीरी आवाज में बोले, चोरी छुपे बोले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। सिर्फ एक दो लोगों के बहुत जोर के दबाव के कारण ये करना ही है, करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं और चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं तो हमको राजनीतिक दृष्टि से कुछ मुद्दों को उठा करके सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना है। खबर लगेगी, खबर बनेगी, चर्चा बनेगी, तो इस कारण से उन्होंने सारे विषय को उठाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वाभाविक रूप से जब वो बोलेंगे तो खबर बनेगी, लेकिन ये भी मान करके चलना चाहिए कि अगर वो बोलेंगे, जो मुद्दे को उठाएंगे तो यहां से जवाब मिलेगा, तो वो भी तो खबर बनेगी। और मैं सभी माननीय सदस्यों को, मंत्रीगण और बाकी सदस्यों ने जिन्होंने भी यहां इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा है, बहुत प्रभावी ढंग से रखा है और उनको मैं बधाई देता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो जिस तरह से उनको जवाब उन्हें उम्मीद नहीं की थी, जिस तरह से उस तरह का जवाब उनको दिया गया। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको मिला। समय के निर्धारण को लेकर के बाहर उठना, अध्यक्ष महोदय आपने अनुमति दी, उसके बाद जो नियम के अनुसार व्यवस्था है, एक व्यवस्था के अनुरूप आपने सदन का संचालन किया है। हमारी संख्या उनके तुलना में दुगनी है और उसके हिसाब से ये होना चाहिए था कि
हमने तो आधा समय लिया, आधे से भी कम समय लिया। जितना समय उनने लिया उतना उससे कम समय हमारे साथियों ने लिया। उन्हें तो ये चाहिए था वहां से एक बोलता और यहां से दो बोलते, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, इस सारे विषय को लेकर के हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन को भी जो जिस प्रकार से अवसर मिले तो उस अवसर के मुताबिक वो अपनी बात कहें। होड़ किस तरह से लगी है, एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है, वो इनकी पार्टी का विषय, उस पर मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन कुछ लोग जो जिम्मेवार लोग हैं, जो वर्षों से सदन में हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये ठीक बोलेंगे। अभी मैं देख रहा था सुप्पू जी यहां पर बोले, वो मेरी अपॉइंटमेंट की डेट निकाल रहे हैं कि हम डेट दे देंगे पीएमओ की, जैसे कि मैंने उनको पूछ करके अपॉइंटमेंट लेनी है वहां पर, और पीएमओ ने आदेश किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन की एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति अपना पक्ष इस माननीय सदन में नहीं रख सकता है, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक अधिकारी का जिक्र किया उनने, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, सरकार क्या उनकी सरकार में नहीं बदलेंगे? चीफ सेक्रेटरी जो है वो सीनियरिटी में बहुत नीचे के आदमी लगा दिए, क्या उनकी सरकार में नहीं 4-4 आदमी को बाईपास करके सरपास करके वहां पर चीफ सेक्रेटरी लगाएंगे? अगर पूर्व में चीफ सेक्रेटरी को किसी को बदला है, उनको एक सम्मानजनक स्थान भी दिया, जहां उनको पूरा सम्मान के साथ जो है वो लंबे समय तक काम करने का अवसर प्राप्त होगा। हम सौभाग्यशाली, हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश की छवि इस प्रकार से बनाने में हमको नहीं तुलना चाहिए राजनीतिक मकसद के साथ कि हम यहां की छवि को खराब करें। हाँ, आरोप जो गलत करते हैं कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक दूसरी बात को लेकर के कि आज सड़क पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए तो सही मायने में इस अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर आ ही गई है। उसके अलावा उसके लिए कोई जगह बची भी नहीं है। अगर इनके राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सब नेता, जो बहुत सारे नेता, बड़ी संख्या में नेता ईडी के दायरे में आए हैं, तो उसमें दोषी हम कैसे हो सकते हैं? कुछ सबूत होंगे। और ईडी तो एजेंसी है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। और इनके नेता इस प्रकार के काम करे और उसके बाद फिर सारे कांग्रेस के लोग सड़कों पर आ जाए उनको बचाने के लिए, इसे कानून तो अपनी कार्रवाई बंद नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगता है उनकी यही है। अगर करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, और उसमें अगर ईडी ने कार्रवाई की है, तो मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं सारे विषय को लेकर के। हमारी हिमाचल प्रदेश में उस वक्त तो सरकार ने, जब ओपीएस बंद की गई थी, एनपीएस लागू की गई थी, और ऐसे में मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए, कम से कम कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहां ठीक कहा हमारे साथियों ने कि हमारे सुखराम चौधरी जी ने बहुत जोरदार बात कही कि जब पूर्व में जब ये विपक्ष में थे, एक बार उनने नारा लगाया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और घोषणा पत्र में उसको शामिल किया। सरकार में आए, उसके लिए यात्रा निकाली गई, लेकिन सरकार में तो नहीं आए। लेकिन क्या घोषणा पत्र में वो जो बातें कही थी, वो बातें पूरी करने की स्थिति में होंगे क्या? इन्होंने ही कहा था नो वर्क नो पे लागू करने की बात, उसको भी पूरा किया क्या? पहले दिन हम लागू करेंगे। और अभी जो घोषणा ये किए जा रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों को, बेटियों के लिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि उनको हम जो है 1500 रुपए हम हर महीने का देंगे 60 साल तक, तो उन सारी चीजों का मुझे लगता है कि लोग जो है बिल्कुल मजाक के रूप में, जो 5 चीजों का भी जिक्र किया, मैं वो सारी डिटेल में जाना नहीं चाहता, उसको मैं छोड़ देना चाहता हूं। हमेशा वो बात कहते हैं कि लोन ले लिया, लोन तो सबको, हालात आपने ऐसे अपने आप ही पैदा किए हैं जिसके कारण हमको लोन लेना पड़ रहा है। जब लोन की बात अगर हम कहें तो उसमें मैं
उनके ध्यान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा कि ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है, जो वर्तमान स्थिति है, उस सारी बात को लेकर के हम भी चिंतित हैं। लेकिन हालात इस प्रकार के बने हैं, अगर ये कोविड का संकट नहीं होता तो हम बहुत सारी चीजों को उसमें बेहतर कर सकते थे। लोन के हिसाब से मैं समझता हूं कि शायद हम कम लोन लेते और भी कम लेते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमारी जो लिमिट थी, हम जितना लोन ले सकते थे उसमें से हमने 5,384 करोड़ रुपए ऋण कम लिया है। ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अपने समय में 5 साल के कार्यकाल में 19,200 करोड़ रुपए का ऋण लिया पूर्व सरकार ने, और हमारी सरकार ने अभी तक 16,998 करोड़ रुपए लिया, यानी कि अभी तक भी हमने उनसे कम ऋण लिया है। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर वृद्धि दर की अगर हम बात कहें परसेंटेज के हिसाब से करें, तो उसमें भी बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका दौर जो 5 साल का था, उनने वृद्धि दर अगर उसमें देखें तो 67% की इंक्रीज थी, और हमारे कार्यकाल में सिर्फ 35% की इंक्रीज है लोन लेने में। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिस आंकड़े को उनको समझना चाहिए। हर कोई आदमी उनका खड़ा हो जाता है, 80,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया, 90,000, कोई तो 90,000 करोड़ की बात कह देते। और कई बार मुझे बड़ा चित्र लगता है कि जो जिम्मेवार लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।